जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होगा सर कसामों के प्लेटफॉर्म से आपकी बहन राधा जंजुआ इस वक्त कहोटा में हावर रियाज कादरी एडवोकेट उनके घर में मौजूद हूँ और मैं उनको खुसूसी आज इंटरव्यू उनसे लेना चाहती हूँ और उनसे अपनी ज़िंदगी के बारे में जो कुछ उनकी ज़िंदगी में किस तरह उन्होंने स्ट्रगल की और किस तरह मेहनत करके वो आगे बढ़े हैं, आज उसके बारे में मैं आप उनसे जो है वो चंद सवाल करूँगी। तो मौजूद है मेरे साथ इस वक्त हावर रियाज कादरी एडवोकेट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जैसे देख रहे हैं मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हावर साहब, मैं आज स्पेशल आई हूँ इधर आपकी दावत। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ जो आपने मुझे इनवाइट किया और जहाँ मैं आई भी हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ इस बात पे। और दूसरी बात ये है कि मैं आज आपके अंदर की बातें जो आपने किस तरह स्ट्रगल की है, आप किस तरह ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं, आपके अब्बू जी जो हैं वो कितने मैं दूर से बैठ के देखा करती थी, उनसे बातें होती थी। आज मैं करीब आके उनसे भी करना चाहती थी बात, लेकिन हम बदकिस्मती से जाहिर बात है वो नींद आ गई है उनको, तो वो लेट गए हैं। तो आपसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ सबसे पहले तो ये सवाल मेरा पहला है कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं कि आपने कितने साल की आपकी जब एज थी उस वक्त आपने कब से ये स्ट्रगल शुरू की है जो आज आप पूरे खित्ते इस पठवार में हर जगह पे खबर रियाज कादरी का नाम लिया जाता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राबिया जंजुआ। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम कहूँगा कि आप जो है इतनी मसरूफियात से आपने वक्त निकाला और आप हमारे पास यहाँ पे तशरीफ़ लाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपका जो मिशन है इसमें कामयाबियाँ अता फरमाए और आपकी पूरी टीम जो है वो अब होगा सच का सामना जो एक अच्छे नाम से ही जो अच्छी पहचान है इस पेज की आपके काम की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें आपको आसानियाँ अता फरमाए। तो जहाँ तक बात है मेरी स्ट्रगल की या मेरी हिस्ट्री की बात है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो कहते हैं कि इफ़ यू फॉरगेट योर हिस्ट्री इट विल फॉरगेट यू। आपको अपना माजी कभी भी भूलना नहीं चाहिए, आपको अपनी हिस्ट्री कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। तो जाहिर है दुनिया का एक निज़ाम है, दुनिया के अंदर कोई भी शख्स जो है वो सोने का निवाला लेकर पैदा नहीं हुआ। आप देखें दुनिया में जितने भी बड़े नाम हैं, जितने भी बड़े नाम हैं, वो उनकी हिस्ट्री यही है कि वो उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट लिया और कुछ ऐसे हैं जो -000 से भी स्टार्ट लेने वाले लोग हैं। तो जहाँ तक बात है मेरे बचपन की या मेरे जो स्टूडेंट लाइफ थी उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। बहुत ज़्यादा उस वक्त हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से जो है अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा, अपनी मेहनत का सिलसिला जारी रखा। और मैं ये कहूँगा कि वालदैन की जो हक हलाल की कमाई थी जी ये उसकी बरकत है। उसकी बरकत से जो है वो पता ही नहीं चला और वो वक्त कैसे गुजर गया। एक मुश्किल वक्त था, लेकिन उसमें कभी नहीं सोचा कि अब पढ़ना भी है, काम भी साथ करना है और फैमिली को भी सपोर्ट करना है, पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना है। और वालिद साहब की जो है वो सेहत भी इतनी अच्छी नहीं होती थी कि वो सारा कुछ कर सकें। तो हम सब बहन भाइयों ने मिल के उन्हें जो है सपोर्ट किया और साथ साथ अपनी तालीम को भी जारी रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिज़्क़े हलाल, वो मेहनत जो थी, वो जो स्ट्रगल थी, आज रंग लाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पे मुतमईन हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे एक अच्छे मकाम पे लाया और उसमें जो है वो अल्लाह की मखलूक का जो खिदमत का जो सिलसिला है वो अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में जवाब दिया है। इसी से मैं आगे शुरू करूँगी कि यानी आपकी उस वक्त एज क्या थी जब आपने ये महसूस किया कि मुझे कुछ करना चाहिए? कितनी उम्र में आपने ये महसूस किया कि मुझे वकालत की तरफ आना चाहिए, या इससे ये आप कह सकते हैं कि मैं ये स्ट्रगल करूंगा तो मेरी ये रंग लाएगी? आपको ये कब किस उम्र में महसूस हुआ? मैं वकालत का जो रुझान है मेरा वो 9th क्लास में ही शुरू हो गया था। जी मेरी दिलचस्पी जो थी वकालत में, हमारे एक टीचर थे, उनका नाम था सुलेमान। तो वो उस वक्त
ग्रेजुएशन कर चुके थे या कर रहे थे, तो वो हमें बताया करते थे कि मैंने लॉ करना है और मैंने वकालत की फील्ड में आना है। जी जी। तो वो उन्होंने उस दौरान बताया कि इसमें इसका ये चार्म है, इससे आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, आप अपने लिए आपका अच्छा फ्यूचर होता है और आप माशरे में एक अच्छे इंसान और एक मजबूत इंसान बन के आप रह सकते हैं। तो वहाँ से मुझे इंस्पायरेशन मिली और 9th क्लास में मैंने ना अपने अपने अंदर ये देखना शुरू कर दिया कि क्या मैं भी वकील बन सकता हूँ। बन सकते तो हैं। वहाँ से फिर जब मैंने मैट्रिक किया, मैट्रिक करने के बाद जब मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोटा से मेरी फर्स्ट ईयर से ग्रेजुएशन की जो है वो तालीम है। मैट्रिक मेरा यूनिक मॉडल सेकेंडरी स्कूल कोटा से जी है, जी। राजा सदाकत साहब, राजा रफाकत साहब और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करवट करवट रहमतों का नज़ीर अता फरमाए हमारे उस्ताद मोहतरम कैप्टन मोहम्मद हुसैन साहब। जी जी। तो बड़ी वो हौसला अफजाई फरमाते थे। मैट्रिक फिर वहाँ से किया। तो मैट्रिक करने के बाद जब फिर मेरा वो फॉर्म था, प्राइमरी जो है आपने सरकारी स्कूल से की, फिर इसके बाद प्राइमरी यूनिक में बिल्कुल आए। सरकारी स्कूल से की और वो जी जी। नीचे बैठ के हम पढ़ते थे। सी स्कूल कोटा में 3 ये ब्रांचेज हैं। कौन सा वो स्कूल है इधर कोटा में, याद एक है ए स्कूल है, एक बी है और एक सी है। प्राइमरी तो स्कूल? हमारा सी स्कूल था सी। जिसमें हमारी जो है वो मुझे अभी भी याद है, बल्कि अभी भी वो शफकत फरमाती है हमारी मैडम लतीफ़ा साहिबा, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी और सेहत अता फरमाए। अभी तक वो जिंदा है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। और अभी भी मेरा आना जाना होता है उनके पास काफ़ी ज़्यादा। सही। एक मैडम नुज़रत साहिबा थी और एक मैडम रुखसाना साहिबा थी। और फिर जो है ये प्राइमरी जो था वहाँ से किया। फिर उसके बाद प्राइमरी के बाद जो है वो मैट्रिक, बल्कि 6th क्लास में फिर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में एडमिशन लिया। और फिर मैं आपको बताता चलूँ कि इस दौरान चूँकि मैं भी और मेरे भाई प्रोफेसर यासर रियाज साहब जो हैं जी। वो हम दोनों मिल के नात पढ़ते थे। तो नात की बरकत से हमें जो है वो प्राइवेट स्कूल मुख्तलिफ अच्छे स्कूलों की तरफ से जो है वो हमें ये ऑफर थी कि आप हमारे स्कूल में पढ़ें, आपके यूनिफॉर्म, किताबें, कापियाँ वगैरह सब कुछ हम मैनेज करेंगे, सिर्फ आप यहाँ पे आके पढ़ें। और वो फिर जो है पहले हम वो जिना मॉडल सेकेंडरी स्कूल था जी जी। मलक ताहिर साहब का, तो फिर हम उसमें कुछ अर्सा पढ़े। फिर उसके बाद हम यहाँ से यूनिक मॉडल सेकेंडरी स्कूल से भी हमें ऑफर थी, इरम स्कूल से भी ऑफर थी। यानी आप दोनों भाई जो है वो बचपन से इकट्ठे ही आप इकट्ठे भी थे। और एक हमें जो है ना वो हर तरफ से जो है ना एक बहुत पजीराई मिलना शुरू हो गई। तो फिर यूनिक स्कूल में हमने फिर चॉइस किया, फिर हम वहाँ पे चले गए और वहाँ पे जितने नात के मुकाबले होते थे तहसील लेवल पे वो फिर हम उसमें जाते थे, कम्पीट करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन दे के फर्स्ट पोजीशन हमेशा वो उस वक्त हमारी रहती थी। अच्छा अच्छा। तो फिर वो जब मैट्रिक हमने कर लिया, मैट्रिक के बाद जो है ना ये डिग्री कॉलेज में एडमिशन के लिए गए तो वो फॉर्म लिया। तो फॉर्म के उसमें एक कॉलम होता है कि मुस्तकबिल में क्या बनने का इरादा है। तो उस फॉर्म के ऊपर जो है जो पुर किया तो उसके ऊपर ये मैंने लिखा था कि मुस्तकबिल में कानूनदान बनने का इरादा है। अच्छा। अब फर्स्ट ईयर में जब तो फिर 4 साल जो है वो एजुकेशन हुई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोटा में। बहुत अच्छे वहाँ पे हमें माहौल मिला, बहुत अच्छे असातिज़ा मिले, उन्होंने हर लिहाज से बहुत अच्छी रहनुमाई की। मेरा जो मैट्रिक में फर्स्ट ईयर में मेरे सब्जेक्ट थे वो सिविक्स थी, हिस्ट्री थी और इस्लामियात थी। और आपने मैट्रिक के आपने जिस तरह आपने बताया है कि मेरी उस वक्त सोच मैं बदली कि मैं इस वक्त वकील बनूं, तो आपने ज्यादा महसूस जो है वो प्राइमरी लेवल में किया या आपने मैट्रिक के बाद ये किया कि मैं नहीं वो इस तरफ जाना चाहिए? मैंने आज किया ना कि 9th क्लास में मुझे ना इंस्पायरेशन मिल गई तो मुझे समझ आई कि 9th क्लास में जो है वो जब हमारे टीचर ने बताया तो मुझे फिर इसकी अहमियत का अंदाजा हुआ। तो फिर उस वक्त मैंने चूँकि इरादा कर लिया था तो फिर जो है वो ग्रेजुएशन के बाद कॉलेज में स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा की। अच्छा। हमारी जो थी गैर निसाबी सरगर्मियाँ जिसमें नात वगैरह, मिली नगमे, स्टेज प्रोग्राम, कंपेयरिंग, स्पीच, इस तरह की जो थी, फंक्शन अरेंज करने और फिर वो टूरिज्म के हवाले से उन चीज़ों को। चलें ये तो शौक तो मैं आपसे पूछूंगी आगे जाके। हाँ। पहले आपने तो ये बताया, आपका जो मेरे सवाल का जवाब था कि आपको ये 9th क्लास में ये महसूस हुआ कि मुझे ये काम करना चाहिए। फिर जब आप हाई लेवल पे गए, फिर इसके बाद आपने सबसे ज्यादा आपकी पसंदीदा जो स्पोर्ट्स थी वो कौन सी थी? मेरी स्पोर्ट्स जो है वो फुटबॉल ज़्यादा थी। अच्छा।
क्रिकेट भी खेली है मैंने, तकरीबन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में खेली है, लेकिन मेरा फोकस फुटबॉल पे ज़्यादा था। फिर फुटबॉल में कॉलेज में ही हम लोग, हमारी जो है वो कॉलेज के चूँकि होता था पूरी पिंडी डिवीजन के जितने कॉलेजेस थे उनका रावलपिंडी बोर्ड में ना ये इनकी स्पोर्ट्स होती थी, तो फुटबॉल में फिर हम लोग जब गए तो फिर हमारी सिलेक्शन होगी पिंडी बोर्ड की जो टीम थी जी जी। कुल पाकिस्तान के लिए, और फिर कुल पाकिस्तान हमने खेला, उसमें कोटा का नाम रोशन किया, डिग्री कॉलेज का नाम रोशन किया। फिर जब वापस आए तो फिर कॉलेज में हमारे एनुअल स्पोर्ट्स थी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर प्लेयर ऑफ द ईयर का टाइटल मैंने लिया। माशाल्लाह। और यानी आप स्पोर्ट्स में भी ज्यादा है वो थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक्टिव। जिंदगी अता फरमाए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने, और उस वक्त वफाकी वजीर तालीम थी मोहतरमा ज़ुबैदा जलाल साहिबा, जी जी। तो फिर ये थी चीफ गेस्ट, तो इन दोनों ने फिर मुझे वो टाइटल जो अवार्ड था प्लेयर ऑफ द ईयर का वो दिया। तो फिर उसमें जो है उसके बाद भी मैंने फुटबॉल, फिर मैंने डिवीजन लेवल पे खेला, फिर मैंने पंजाब लेवल पे खेला, आर्मी में खेला, प्रोफेशनल खेला, 501 वर्कशॉप थी उसमें, यानी हम जाते थे फिर पिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ क्लब्स में, और फिर यहाँ पे हमारा जो था अपना क्लब, उसको हम फिर कोटा की तरफ से हम अपनी टीम लेके जाते थे मुख्तलिफ इलाकों में। तो तकरीबन 5-6 साल तक मैं एज अ टीम कैप्टन भी यहाँ पे रहा हूँ। फिर मैंने 2007 में आखिरी प्रोफेशनल जो है मैंने खेला, और 2007 में फिर अपनी चूँकि वकालत की मसरूफियात थी तो फिर मैंने फुटबॉल को खैर बात कर दिया, क्योंकि मैं कभी सोचता नहीं था कि शायद मैं फुटबॉल इतना अच्छा छोड़ूंगा। खेल सकूंगा वो। नहीं, मैं छोड़ूंगा मुझे ये नहीं। था कि मैं छोड़ूंगा नहीं कभी। यानी इतना यानी अच्छा जब मैं खेलते थे। खेलता होता था ना तो मुझे ये एहसास होता था कि मैं फील करता था कि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ जिंदगी में, लेकिन मैं नहीं छोड़ फुटबॉल नहीं छोड़ूंगा। तो बस प्रैक्टिकल लाइफ में आया ऐसे कि फिर मुझे वो खैर बात करना पड़ा। आप दो भाई, जिस तरह वो भाई हैं और मैंने देखा है अभी उनको भी, ट्विंस थे आप, तो उनकी सोच जो है वो और थी। अब हैं तो ट्विंस लेकिन सोच जो उनकी है वो उनकी आपसे डिफरेंट है, यही बात है ना, कि उनकी सोच आपसे नहीं मिलती थी। आप कहते थे मैं वकील बनूंगा और उन्होंने दूसरा जो है वो उन्होंने शोभा इख्तियार किया। तो क्या उनका भी शौक था, या आपका उनसे ये कि मुनफरिद एक चीज करना, ये क्या मतलब, ये थोड़ा सा बताएंगे मुझे? ये बात नहीं है, देखिए प्रायोरिटीज होती है हर इंसान की ना, अपना एक देखना होता है कि एजुकेशन के हवाले से कौन किस तरफ जा सकता है। बाज़ औक़ात हम एक टास्क रख लेते हैं लेकिन हमारी एजुकेशन हमें सपोर्ट नहीं कर रही होती, जी जी। या उस मंजिल को हम हासिल नहीं कर सकते, मुख्तलिफ उसकी वजूहत हो सकती हैं। तो ज़ाहिर है जब ग्रेजुएशन के बाद हमने अपने टीचर्स जो थे डिग्री कॉलेज में उनसे भी थोड़ा हमने मशवरा लिया। सही। तो चूँकि यासर साहब की इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी थी, अच्छा। इनके नंबर्स भी इंग्लिश में अच्छे थे, तो फिर जो टीचर्स थे उन्होंने रिकमेंड किया कि नहीं आपको हमें इंग्लिश करना चाहिए। जी जी। तो वो फिर उस तरफ निकल गए, और मेरा चूँकि मेरी जो स्पीकिंग पावर थी, लिखने का एक रुझान था, और वो सारी चीज़ें जो है ना मुझे क्योंकि पहले से ही मेरा फोकस था, तो मैं उसी लिहाज से खुद को तैयार कर रहा था। तो फिर मैं इस फील्ड में आ गया, और चंद टीचर्स थे उन्होंने भी मुझे यही मशवरा दिया कि आपके लिए ये फील्ड अच्छी है, तो फिर मैंने इसलिए फिर वकालत को ज्वाइन किया। तो अब जैसे कि मैं आज अबू जी से भी बात कर रही थी, तो वो बैठे हुए थे, तो वो कह रहे थे कि हम बड़ी ज़िंदगी में हमने एक टफ जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारी है। तो उसमें आपकी, जिस तरह आप मेरे देखने और सुनने वालों को बता सकते हैं कि आपके भाई जो है वो 3 है मेरे ख्याल में ना, तीन भाई, और हम 3 भाई और 3 बहनें। तो जिस तरह उन्होंने बताया, आप तीसरे जो हैं वो आपके इस वक्त इंग्लैंड में होते हैं और 2 आप इधर हैं। तो उन्होंने जो जिंदगी के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में बताया, तो अभी तक उनमें वो मैंने देखा है वो फख्र जिस तरह होता है ना कि मुझे आज फख्र है कि मैं इन बच्चों का बाप हूँ, वो तो उन्होंने महसूस किया। लेकिन जो उनका पिछले जो उनकी माजी जो उन्होंने स्ट्रगल किया, जो कुछ उन्होंने बताया, जब वो बात करते हैं तो उनमें वो आंखों में नमी होती है। तो आप उनके बारे में क्या कहते हैं, अब्बू जी के बारे में, जो उनकी वो? देखिए, अगर वो इस बात पे फख्र करते हैं कि हम उनकी औलाद हैं, जी जी, तो हम इस बात पे फख्र करते हैं कि वो हमारे वालिदैन हैं। माशाल्लाह। क्योंकि उनकी जो अकल हाल की कमाई थी, उनकी जो स्ट्रगल थी हमारे लिए, और नामसाद हालात में, इतनी मुश्किल पुरफितन दौर में उन्होंने हमारे लिए, उन्होंने खुद तकलीफ़ें बर्दाश्त की, और रिज़्क़ हलाल हमें एक एक लुकमा जो है ना रिज़्क़ हलाल का उन्होंने खिलाया।
तो वो हमें फख्र है उन पे कि वो हमारे पेरेंट्स हैं। और होना भी ऐसा ही चाहिए कि हमारे वालिदैन को हमारी वजह से ना सुकून मिलना चाहिए, सुकून मिलना चाहिए। उन्हें सुकून मिलना चाहिए, उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। और वालिदैन को अगर आप इस मटेरियलिस्टिक दौर में देखें तो वालिदैन को हम देते क्या हैं? अल्लाह माफ़ करे कि इस वक्त मसरूफियत इतनी ज़्यादा हर तरफ है कि हम तो उन्हें टाइम भी नहीं दे सकते। लेकिन कम अज़ कम हम इतना है कि हम अगर घर से बाहर भी हैं तो हम काम तो ऐसे करें ना जिससे उन्हें फ़ख्र हो, उन्हें सुकून मिले। वो घर से बाहर जाएं, चार बंदों में बैठे तो उन्हें लोग ये कहें कि आपके बच्चों से हम खुश हैं, आपके बच्चों का ये जो कारनामा है, ये जो अमल है, ये बहुत अच्छा है। तो वो वालिदैन के लिए खुशी का बायस है, सुकून का बायस है, मसरत का बायस है। और जो उनकी सारी ज़िंदगी की स्ट्रगल है वो उन्हें फिर नज़र आती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट, पेरेंट्स की इन्वेस्टमेंट क्या है? कोई पैसा नहीं इन्वेस्ट होता औलाद पे। सही बात है। पैसा तो आप जितना औलाद पे लगाएंगे तो वालिदैन के लिए तो वो कम ही होता है। हकीकत है। लेकिन पैसा एक सोर्स है, एक एसेट है। आप एक एसेट है, वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो उन पे चीज उनको देने वाली है वो तरबियत का अमल है। और तरबियत के साथ साथ रिस्क हलाल है। अगर औलाद को आराम की कमाई खिलाते रहें और फिर हम उन्हें कहें कि आपने काम अच्छे करने हैं तो फिर नहीं तो हो ये सकते। नहीं हो सकता। नहीं हो सकते। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेरे बहुत ही अच्छा, व्यूवर्स से जरा पूछ लीजिएगा। जी जी। जो व्यूवर्स है मैं उनको भी वेलकम कहूँगा, क्योंकि आज हमारी, मुझे लगता है कि वॉइस का कोई इशू ना हो। बाकी तो शायद वीडियो ठीक आ रही है। वॉइस को आप अगर ओपन करके जरा चेक कर लें कि हमारी वॉइस कैसी आ रही है। जी वॉइस बिल्कुल ठीक है। चलो मैं वीवर से भी पूछ लूंगी, वॉइस भी ठीक है। राजा जमशेद मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं कश्मीर से, साकोटली से, आजाद कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। और राजा बिलाल जंगीर जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, जो आपको पता है साउथ अफ्रीका में। तो अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं और आपके बारे में बहुत अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं। वो कह रहे हैं सलाम देना खावर भाई को। और इसके अलावा समीर मेरा इटली से मेरा बेटा मौजूद है, वो अस्सलाम वालेकुम कह रहा है। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भट्टी हैं। ये सारे जो हैं वो ये हमारे जितने व्यूवर हमें देख रहे हैं ये बाहर के मुल्कों के हैं। इधर हमारी जो पाकिस्तानी जो है हो सकता है कि टाइम ज़्यादा हुआ है, पता नहीं इस वजह से, लेकिन ज़्यादा जो हमें देख रहे हैं, हमें बाहर के मुल्कों से देख रहे हैं। उस्मान भट्टी इस वक्त कह रहे हैं वॉइस बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उस्मान, हमने चेक भी किया है। तो आपसे मैं एक और खबर भाई, एक बात मैं पूछना चाहूँगी इसी के हवाले से कि आपने ये शोबा, लोग इस शोबे को कहते हैं वकालत का शोबा जो है, ये इसमें इंसाफ नहीं मिलता, वकालत के शोबे में ये होता है, जज बिके हुए हैं, वकील बिके हुए, फलां फलां फलां। तो आप मेरे देखने और सुनने वालों को ये बता दें कि हावर रियाज कादरी जो है वो इससे हट के है। जो लोग ये कह रहे हैं उनसे वो हट के है, क्योंकि उसका शोबा जो है वो इस तरह का है कि वो अपनी हक और सच की, मैंने जैसे आपको पहले भी इनबॉक्स में भी कहा था कि जहाँ मैंने देखा है जो ही लोग वकालत शुरू करते हैं तो वो अमीर से अमीर तक बनते जाते हैं। लेकिन आपको जो मैंने पाया, जो देखा मैंने आपको, जब से मैं आपके साथ हूँ और मैं घर पे भी आई और हर जगह का मैंने आपको देखा भी, लेकिन आप बिल्कुल सादगी से आप रह रहे हैं। कोई आपने इतना ज्यादा उसमें कमाया नहीं है, ना लो आप किसी से लेते हैं, आप एक ह्यूमन राइट्स का भी चला रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप कैसे एडजस्टमेंट करते हैं? लोगों का दर्द, एहसास, ये सारी चीजें आपके अंदर पाई गई हैं, मुझे जो खुद नजर आई हैं। तो मैं तो सबसे पहले मैं खुश किस्मत हूँ जो आपको अब होगा सबका सामना कि आप उसमें प्लेटफॉर्म पे आए भी हैं और आप वहां आके आपने एक अपना हिस्सा जो है दिया था, वो जलाया। जिस तरह ह्यूमन राइट्स के बारे से आपने काफी प्रोग्राम भी किए हैं, तो एडवाइजर भी हैं मेरे देखने और सुनने वालों को मैं बता दूं कि हावर रियाज कादरी एडवाइजर भी हैं आप होगा सर का सामना के प्लेटफॉर्म के। तो यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपने इतनी सारी जो है वो जो सोच थी आपने कि पैसे ना लूं, इसकी मैं मदद कर दूं, इस गरीब के लिए कुछ कर दूं, ये आपको आपने अपने उस माजी से सीखा या आपने आगे लोगों को देख देख के आपको ये ख्याल आया कि मुझे इस तरह लोगों की मदद करनी चाहिए? देखिए, आप की बात से मैं एग्री करता हूँ कि बाज लोग, दुनिया मटेरियलिस्टिक है ना, हर बंदा ये सोचता है कि मैं जिस भी फील्ड में जाऊँ मैं पैसा कमाऊँ। जी जी। पैसा चूंकि ज़रूरत है ना इस दौर की, लेकिन मेरा नज़रिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जी जी। क्योंकि रिस्क वाला जो मामला है ना वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है ना। सही बात है।
वो तो मालिक ने देना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो रिस्क रखा हुआ है वो मिलना है। बिल्कुल। तो मेरा ये नजरिया है कि अल्लाह पाक मुझे बस वो अता करे जो मेरे लिए अल्लाह पाक ने रखा हुआ है। रिस्क के लिए मैं एफर्ट ना करूं जिंदगी में, सही। ये बिल्कुल मैंने अपने लिए ये सोचा हुआ है। अब रही बात कि मैंने क्या करना है, जी देखिए एक वकील जो है वो अल्लाह ताला का सिफाती नाम है अल वकील, जी। जिसका मतलब है बड़ा कारसाज। तो सही। हमने अल्लाह ताला की एक सिफ्त पे अपने आप को जो है वो बाउंड कर दिया ना। जी जी। तो सबसे पहला हमारा फर्ज ये है कि अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि अदल के लिए जद्दोजहद करो, इंसाफ के लिए जद्दोजहद करो। तो इंसाफ के लिए जद्दोजहद का जज्बा लेकर जब हम आते हैं तो जाहिर है एक ही चीज हो सकती है, जब आप मजलूम मजलूम होगा ही वही जिसकी जेब खाली है। जिसकी जेब खाली है, बिल्कुल जिसकी जेब भरी हो वो लोग मजलूम नहीं हो सकते, बिल्कुल। बहुत कम होता है। बाज औकात भरी हुई जेब वाले भी मजलूम होते हैं। हकीकत है। फॉर एग्जाम्पल आप बैठी हुई हैं जर्मनी में, जी जी यहाँ पे आपकी कोठी है या जमीन है, जी। मैं जाके कब्जा कर लेता हूँ। सही। अब पैसा तो है आपके पास लेकिन मजलूम भी हो गए। हकीकत है। लेकिन मैं दूसरे एंगल से बात कर रहा हूँ कि बहुत ही जो पिसे हुए लोग हैं, मुतवसत तबका है, ऐसे लोग हैं। मैं आगे आपसे बात कर रहा था कि एक बाप है, 4 बच्चों को वो तने तनहा छोड़ के चला गया है, बीवी उसकी कोई आमदन नहीं है, छोड़ के चला गया। तो उन बच्चों का तो कसूर नहीं है, सही। उन बच्चों को जरूरत है, उनकी को मेंटेनेंस की जरूरत है। तो उस मदर के पास पैसे नहीं है कि वो कहाँ से करे वकील। तो क्या हम लोग अपने पेशे से थोड़ा सदका नहीं निकाल सकते? लेकिन ये तो जो मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी और ये बात कहूंगी कि ये आप सोच रहे हैं, बाकी वकील इस बारे में नहीं, ये नहीं बात सोचते। नहीं है, ये बात मैंने नहीं। आपको देखा है कि आप इसमें ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, आपकी- बाकी लोगों को आपका बहुत जो कम- कि ज्यादातर वकला से आपका वो वास्ता नहीं पड़ा या ज्यादा इतनी इंटरेक्शन नहीं हुई, ये बात नहीं है। आप आजमा के कभी देख लें, जी जी। आप चली जाएं, आपको आप 2 3 4 जगहों पे किसी भी कचहरी में चले जाएं, सही। आपको 2 4 5 बंदे मेरे जैसे मिल जाएंगे। अच्छा। बहुत अच्छे लोग हैं हमारी फील्ड में। चंद लोग ऐसे होते हैं, वो भी बुरे नहीं होते, हो सकता है उनके हालात ऐसे हों, जिंदगी में ऐसे मामलात हों, तो वो उस गलत थोड़े ट्रैक पे निकल जाए। लेकिन ये बात नहीं है, चंद लोग होते हैं, यानी बुराई हमेशा तादाद में थोड़ी होती है, हकीकत है। लेकिन उसका वो प्रचार ज्यादा हो जाता है, बिल्कुल। अच्छाई ज्यादा होती है। इसी तरह जजिस के हवाले से भी अदालतों में अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ हो रहा है। अगर इंसाफ जब खत्म हो गया ना तो फिर तबाही होगी, फिर अजाब आना शुरू हो जाएंगे। तो लो लेवल पे यानी जजेस और वकील अब भी उस इदारे में मौजूद जजेस हैं भी जो इंसाफ बहुत करते अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, नेक हैं, और पूरी ईमानदारी से वो कोशिश करते हैं कि वो अपना फैसला जो है ना वो इंसाफ पर मबनी करें, ठीक है। और इसी तरह वकला भी पूरी दयानतदारी से अपना काम करते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन चली आ रही है, लेकिन आपको मैं ये कहता हूँ कि आप कभी जाके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। हर जगह पे, हर फोरम पे लोग बैठे हैं, लेकिन ये है कि किसी जगह पे कुछ लोग जाहिर हैं, किसी जगह पे कुछ लोग छुपे हुए हैं, लेकिन नेकी का जज्बा जो है ना हर एक के अंदर है। हाँ, कुछ होता है कि हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम आने वालों को, फील्ड में नए आने वाले वकला हैं, उनकी तरबियत इस लिहाज से करें, उन्हें बताएं कि इंसानी हकूक जो है उनकी पासदारी, इंसानियत की खिदमत, ये जज्बा लेके आप चलेंगे तो आपको दीनों दुनिया की कामयाबियाँ मिलेंगी। तो वो जज्बा मैंने आपके अंदर देखा है, इसी वजह से तो मैंने आपसे, क्योंकि आपके बारे में मैंने देखा है जो भी प्रोग्राम होते हैं, कभी कहते हैं ना वो अंदर की बातें जो आपके दिल के अंदर हैं, जो आपने जो कुछ किया है वो कोई उजागर नहीं करता। हमारी ये सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम हमेशा खामियां तलाश करते रहते हैं, हम खूबियों की तरफ नहीं आते। आप यहाँ इस काउंटा में एक मुजस्मा, एक अच्छा सच्चाई का जो भी आप बात करते हैं आप सच पे करते हैं। मुझे नहीं इस बात से परवाह कि मैं इस बात से नहीं कर रही हूँ कि मैं आज खावर याज कादरी के घर बैठी हूँ, या मैं खावर याज कादरी मेरे भाई हैं, या मैं तारीफें के पुल बांध रही हूँ, या कोई, ये हकीकत है
इस पे आपकी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि आप एक सच्चाई के रास्ते को अपनाते हैं और वहां डट जाते हैं और वो कामयाबी आपको मिलती है। तो क्या आपको जिंदगी में कभी ख्याल आया कि मैं बाकी भी जजों और वकीलों की तरह मैं भी बहुत बड़ा अमीर बन जाऊं, मैं बहुत पैसे कमा लूं और पैसे कमा के मैं भी दुनिया की नजर में एक अमीर बंदा कहलाऊं? ये जो आजिज आप हैं, जिस तरह सच्चाई का पैकर हैं, ये वाली फील्ड आपने की ना हो कि नहीं, कभी आया दिमाग में ये सोच आई? जब मैंने वकालत का आगाज किया तो मुझे चूंकि इतना मिच्योर भी नहीं था, तो मेरे जहन में ये बातें थी कि कोई बहुत बड़ा घर हो, बहुत बड़ी गाड़ी हो, वो एक स्टेटस हो, अमीर यानी मैं अमीर आदमी हूं। स्टेटस हो और वो चीजें। लेकिन मैंने जब देखा, ऑब्जर्व किया, वक्त गुजरता गया, तो मैंने ये महसूस किया कि बहुत ज्यादा जो है ना चीजों के पीछे भागना नहीं चाहिए। नहीं भागना चाहिए, बस फिर आपकी महदूद होगी बस वो अपना ख्वाहिश। अपना एक सिलसिला जो है वो बाइज्जत तरीके से चलता रहे। कोशिश ये करनी चाहिए कि बस जितना मिल जाए उसमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। तो मेरा इनफैक्ट शुरू शुरू में था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये सिलसिला कम होता गया। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत करम है, बहुत फजल है। मैं बस इन शॉर्ट ये कहूँगा कि मैंने ज़िंदगी में जो चाहा मुझे मेरे रब ने अता कर दिया, क्या बात है। और उसमें बरकत भी हुई, उसमें इज्जत भी हुई। और सबसे बड़ी बात, आप दुनिया में जो भी चीज़ हासिल करें ना, आपको उस पर इत्मीनान होना चाहिए दिल मुतमिन कि हो, आपने किसी के कंधे पे सवार होके कोई चीज़ हासिल नहीं की, आपने किसी का हक मार के कोई चीज़ हासिल नहीं की, या आपने किसी को झूठ बोल के कोई चीज़ हासिल नहीं की। अपना मकाम नहीं बनाया इस तरह। तो अब ये है कि अब मुझे कोई इतना नहीं है जिंदगी में। हाँ, शायद कभी मैं जुडिशरी की तरफ जाने की कोशिश करूं। फिलहाल ऐसा मेरा नहीं है प्रोग्राम, लेकिन शायद कभी अगर मुझे वकालत से हट के कुछ करना हुआ तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं जुडिशरी की तरफ ही और वहाँ पे अपनी कोई खिदमत में दे सकूं अल्लाह की मखलूक के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे साथ उस्मान भट्टी मुझे कह रहे हैं कि अगर सब लोग जो है वो पाकिस्तानी रिच हैं, अगर वो ज़कात देना स्टार्ट कर दें तो कोई पाकिस्तानी पुअर नहीं रहेगा। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बात उसने सही की है। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें, मैं अक्सर ये सोचता हूँ, आप जो है ना इंसानियत के लिए जब काम करना चाहें तो अल्लाह ताला असबाब पैदा कर देते हैं। अब देखें, हमारे हमारे अगर आप मोहल्ले को ही देखें ना, मैं अपने मोहल्ले की बात करूं, जी जी, तो हमारी एक गली ये है, सही। एक ये पीछे है, ये एक हमारी ये है, एक पीछे है, एक इस साइड पे है। 3 गलियां हैं। अब तीनों गलियों में अगर हम घूम के देखें कि इस गली 3 गलियों में कितने बच्चे ऐसे हैं जो यतीम है, यतीम है, ठीक है, तो शायद एक घर होगा या एक भी नहीं होगा, हकीकत है। ठीक है। थोड़ा सा और चलते जाए ना हम, अगर इस पूरे मोहल्ले को हम देख लें तो इसमें 3 से 4 या 5 घर होंगे। हकीकत है। अब अगर 100 घर है हमारे, तो 5 यतीम घर हैं इसमें। बिल्कुल। हर घर से अगर हम मंथली बेसिस पे 500 रुपया भी लें तो 100 घरों का 5 लाख रुपया बन जाएगा। 5 लाख बन जाएगा, ठीक है, या 500 के हिसाब से 100 घरों हकीकत का जो 50,000 बन जाएगा। तो 50,000 में हम 5 यतीम घर नहीं चला सकते। चला सकते हैं। तो वो जो मेरे भाई बात फरमा रहे हैं, असल में कोशिश नहीं करते हम, अपने इर्द गिर्द देखते नहीं हैं, और अल्लाह की राह में देने से कभी भी कम नहीं होता, बढ़ता है। ये जो आपने ह्यूमन राइट्स का जो आपने वकील का ये जो चलाया, ये आपको इसकी जरूरत कब पेश आई? ये किस मकाम पे आपने सोचा कि मुझे ये काम करना चाहिए? देखिए, बेसिकली वकालत में आने का मेरा मिशन ही यही था। जी जी। जब मैं लॉ कर रहा था तो उस वक्त मैं एज अ सोशल वर्कर भी काम करता रहा हूँ, मैंने एज अ जर्नलिस्ट भी काम किया, क्राइम रिपोर्टर। तो जब सोशल वर्कर मैंने एज अ सोशल वर्कर काम किया तो उस वक्त ज़्यादा हमारा ब्लड डोनेशन पे था ना, सही। कि ब्लड उसमें खर्चा नहीं होता था। हम कोई कहता था जी कि पिंडी में किसी जगह ब्लड चाहिए कोटा के लोगों के लिए, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो हम कोशिश करते थे कि हम प्रोवाइड करें उसमें। तो फिर उसी वजह से जब मैं लॉ में आया तो
जाहिर है ह्यूमन राइट्स की जरूरत ही कचहरी के अंदर है या अदालतों या सही थाने में। बात है, ठीक है, हकीकत में उधर तो ही है। ह्यूमन राइट्स की जो है ना वो फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया कि हम किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं। तो फिर मैंने मुख्तलिफ जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे देखा, मैंने ह्यूमन राइट्स को पढ़ा, मैंने एनजीओस के कामों को देखा। तो कोटा में तो ह्यूमन राइट्स पे काम नहीं हो रहा था। जी जी यानी अपने अपने तौर पे लोग कर रहे थे, जर्नलिस्ट भी कर रहे थे, मुख्तलिफ जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कर रही थी। जी जी तो जनरली उनकी जो प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन है ना, इस पे कोई काम नहीं कर रहा था। फिर मैं सोच रहा था 2014 से तकरीबन मैं सोच रहा था कि किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया जाए। फिर अक्टूबर 2015 में ना मैंने मुख्तलिफ लोगों को जमा किया एक फोरम पे, हमने डिस्कस किया, हमने कहा कि इस तरह की अगर एक ऑर्गेनाइजेशन हो तो फिर इस पे मैं 2015 में भी सोचता रहा, काम करता रहा, मुख्तलिफ लोगों से मिलता रहा। फिर मैंने इसकी 2016 के जून में ना मैंने इसको फिर एक बाकायदा पहले तौर पे ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज किया अलवकीन ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल के नाम से। जी उसमें फिर हमने काम ये शुरू किया कि हमने हर जितने प्राइवेट स्कूल थे वहाँ का जो स्टाफ था, क्योंकि टीचर्स को अवेयरनेस होगी तो फिर बिल्कुल। वो बच्चों में चली जाएगी। इस मिशन को लेके तो हमने फिर जो है ना उनको लेक्चर करना शुरू किए, फंडामेंटल राइट्स क्या है, और छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जैसे निकाहनामा है, तलाक है, बर्थ अंदराज है, सही। डेथ अंदराज है, इन चीज़ों की अहमियत, वरासत क्या है, वरासत में जो है वो हकूक़ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर ख़वातीन के हकूक़ जो है उस पर लेजिस्लेशन क्या है। ठीक है, हाँ, इस पे भी आपने प्रोग्राम काफी किए भी हैं और आगे मैं चाहती भी हूँ कि जिस तरह आप एडवाइजर हैं, आप गासर का सामना कि आप हर चीज एडवाइस की सूरत में आपको हर चीज आप करते हैं, ये करें। तो मैं चाहती हूँ कि ये खवातीन के हवाले से भी आप प्रोग्राम किया करें उसमें, क्योंकि बहुत से लोगों का ये ख्याल है जो मेरे साथ खवातीन जुड़ी हुई हैं कि उनको बहुत मसाइल हैं इस माशरे में। तो आप इस मसले में बहुत ज्यादा सेंसिटिव में नजर आए हैं, एहसास है, दर्द दिल है आपके अंदर कि आप इसको महसूस करते हैं कि खवातीन को जो है हमारे माशरे में ये हक नहीं दिया जाता, उनको पता नहीं होता, तो आप उस सिलसिले में ये काम करते हैं। तो आप उनके बारे में, खवातीन के इस वक्त आपके पास कितने ज्यादा आते हैं, केसेस आते हैं इस बारे में जो उनको हरासा किया जाता है, जो खवातीन के हकूक मारे जाते हैं, जिस तरह खवातीन को मसाइल दरपेश है, आप उनके बारे में क्या कहते हैं कि इस वक्त उनको कौन कौन से मसाइल से दोचार हैं इस वक्त खवातीन? जी, यही मैं आपको अर्ज करता चलूँ कि फिर मैं अर्ज कर रहा था ना कि फिर खवातीन के हकूक से जी काम करते रहे हम। तो फिर ना मैंने प्रैक्टिकली विजिट किया, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स है जी, नेशनल कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वेमेन है, हाँ, और फिर जो है वो मुख्तलिफ इदारे जो है उनको मैंने देखा, ऑब्जर्व किया। तो मेन उनके इश्यूज वहाँ से जो है ना फिर चीज़ों को सही मैं उस तक गहराई तक पहुँचा जी कि किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। जी जी तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अभी भी जब ज़रूरत पड़े तो हम उस लेवल तक बात को लेके जाते हैं। जी जी तो जैसा कि आपने बात की खवातीन के हवाले से और क्या ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, खवातीन के हवाले से ज़्यादा इश्यूज देखने में ये आए हैं कि अभी भी वरासत में उनको काफ़ी ज़्यादा डिप्राइव किया जाता है। अच्छा, ये पहला जो मेन हाँ। इशू है। कहा जाता है जी कि चूंकि बहन को जहेज दे दिया था वालिद साहब ने, तो अब जायदाद में हिस्सा ना दें। हिस्सा ना दें, ठीक है, तो हालांकि बेटे की शादी पे बेटी की शादी से ज़्यादा खर्चा हो जाता है। हकीकत है। तो शरीयत के कानून को हम नहीं बदल सकते, रस्म रिवाज हैं, रस्म रिवाज जो है वो दीन पे हावी नहीं हो सकते। और अल्लाह का कानून है, अल्लाह ने दिया, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया तो हमें भी देना चाहिए। और कोशिश करें कि सबसे पहले जो है ना बहनों को हिस्सा दे दें, सही, सबसे पहले बहनों को हिस्सा दे दें। अगर ज़मीन उनकी दे सकते हैं तो उन्हें दी जाए, अगर ज़मीन नहीं दी जा सकती तो जो मार्केट वैल्यू, जो उनका हक है, वो उनको पैसे दिए जाए, बल्कि उससे थोड़े ज़्यादा दे दिए जाएं, ताकि वो किसी का हक ना मारा जाए। अमूमन ये देखने में आया कि जायदाद में बहुत ज़्यादा डिप्राइव किया जाता है खवातीन को। और बाकी फैमिली लाइफ जो है
फैमिली केसेस आते हैं उसमें अक्सर ये देखने में आया है कि बाज़ औक़ात मर्दों की गलती भी होती है, बाज़ औक़ात ख़वातीन की भी गलती होती है। तो बेसिकली हमें थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि हमने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को कामयाब कैसे करना है। जी जी तरबियत की ज़रूरत है ना। देखिए एक बंदा, हम कहते हैं जी कि हमारी बच्ची जो है वो आला तालीम याफ्ता हो जाए, बिल्कुल। एक तरफ आला तालीम याफ्ता हो जाए, दूसरी तरफ अगर माँ बेटी को यही नहीं सिखा रही कि उसने अपने घर को कैसे बचाना है और घर को कैसे चलाना है, सही। यही कुलिया बेटे के लिए भी है। बेटा बेशक पीएचडी कर लेना, जी जी अगर उसके दिमाग के अंदर जो है ना वो कीड़ा है एक पीएचडी वाला, बिल्कुल। ठीक है, और वो अपने घर को नहीं संभाल सकता तो उसकी पीएचडी किसी काम की नहीं है। और दुनिया में नाकाम तरीन इंसान वो है जिसकी अज़दवाजी जिंदगी नाकाम है। हकीकत है। वो कुछ नहीं कर सकता। जब वो कुछ नहीं कर सकेगा तो उसकी औलाद कुछ नहीं कर सकेगी। वो जो बच्चे होते हैं एक फ्रस्ट्रेशन के माहौल में जो पाल रहे होते हैं, वो बच्चे माशरे के लिए भी अच्छे नहीं होते। कहीं ना कहीं वो ज़हनी तौर पे भी उन्हें नुकसान पहुंच रहा होता है, फिजिकली वो बच्चे पीछे जा रहे होते हैं। तो ये है कि ख़वातीन की तो दो इशू ज़्यादा मैंने देखे हैं जी। अगर जायदाद में हमें हिस्सा मिल गया तो खुदा न खास्ता फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। फैमिली लाइफ कामयाब है तो हो सकता है जायदाद से डिप्राइव हो जाए। ये दो चीज़ें मैंने देखी हैं। बाकी वो हरासमेंट वाला जो है ना वर्क प्लेस पे या आगे पीछे, या वो भी कुछ केसेस होते हैं, लेकिन अभी काफ़ी अवेयरनेस आ गई है। ये जो ख़वातीन का जो मेन इशू है जो हमेशा आता है कि ख़वातीन को हरासा किया जाता है, ख़वातीन को दबाया जाता है, उन पे ज़बरदस्ती की जाती है, उनको तकलीफ़ें दी जाती हैं, परेशानियाँ दी जाती हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो क्या ये कहोटा में आप देखते हैं, कहोटा में ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं या कम में? असल में आप अगर एज अ होल देखें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर केसेस जो हैं वो, अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर है तो अब केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं। जी जी। पहले ये होता था कि रिपोर्ट नहीं होते थे और वो सामने चीज़ आती नहीं सामने थी। नहीं आती थी। अब चीज़ें आ रही हैं। इसमें अवेयरनेस अगर हो ना तो हरासमेंट एक्ट यहाँ पे मौजूद है, 2010 में बना था, उससे पहले के भी हैं, तो अभी लेटेस्ट उसमें अमेंडमेंट भी आई है। तो बेसिकली हरासमेंट के कवानीन मौजूद हैं और हमारी ख़वातीन को पता नहीं है ना। पता भी नहीं है। और बाज़ औक़ात में आपको एक और मज़े की बात बताऊं, जी। जिनको पता है ना वो मिस यूज़ भी करती हैं। अच्छा। ठीक है, जिस तरह हमारा ये ख़वातीन भी ब्लैक मिसाल इधर मैं ले आऊं, जिस तरह हमारा ये कहोटा का केस बना है उसी पे लेके आते हैं ना। बिल्कुल। जिस तरह वो खातून का केस बना है, उस खातून ने यहाँ में इस वजह से उस पे आप मुझे याद आ गया है, अब बातों बातों में निकल आई है तो जाहिर बात है जहाँ सच आएगा वहां तो हमने बात करनी है, खुल के करनी है। मैं जब जर्मनी में थी तो मैंने देखा था कि आपके वो क्या नाम था उनका, अकील हैदरी साहब। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि इस तरह बात ना करें जब तक आपको हकीकत आपके सामने ना आए। तो अब उस खातून के बारे में मैं आ जाती हूँ, आपने जो अभी बात की है, अब उस खातून के बारे में जब हमने उस वक्त सुना तो उस पे जिस जुल्म ज्यादती हुई उसको हाईलाइट किया गया कि इसने इसके साथ गलत मतलब उसके साथ हरकत की है अकील हैदरी ने। या मैं तो जाहिर बात है अकील हैदरी को जानती भी नहीं हूँ, ये भी आपको भी पता है। तो मैंने हमेशा सच की बात की और हकीकत को सामने लाई हूँ। तो इसी मसले को अब मैं बयान करूंगी कि उसी में कि अब उस जो आपने खातून का जिक्र किया तो अब उस खातून के बारे में आपका क्या कहना है कि जो खातून इस तरह की हो जाती है, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल लोग करना शुरू कर देते हैं, तो हम ऐसी खवातीन को क्या कहेंगे? यानी वो तो फिर किस जिम्रे में आ जाती हैं आपके ख्याल में? अच्छा, पहले तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमने इस केस को अभी जरा मीडिया से अलग किया हुआ था। जी जी। मीडिया से अलग किया हुआ था, हम इस पे ज्यादा बात मीडिया पे नहीं कर रहे थे क्योंकि उसकी वजह ये थी, मैं आपको बताता चलूं, व्यूवर्स को भी बताता चलूं, अभी भी लाइव भी देख रहे हैं लोग, बाद में भी इस प्रोग्राम को देखेंगे। जी जी। यहाँ पे ना इस केस को लेके ना तो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे एक जंग चल पड़ी थी। जंग चल पड़ी से मतलब बड़े ही नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल होना शुरू हो गए थे। जी जी। इवन गालम गलोच पे भी जाहिर है पता है मुझे। जी जी। बात हो रही थी जी। तो हमने मतलब कोशिश की थी कि हम पब्लिक को अवेयर रखें इस बात से। जी, तो वो फिर सरेदार सामने कर दिया था
बाकी बात हमने खुद इसलिए नहीं की, मेरी ये राय थी, जी दोस्तों की थी, क्योंकि बीइंग प्रेसिडेंट बाहर भी, जी तो हमने हर एक चीज को लेके मुस्बत चलना होता है। तो मैंने इसलिए हम इस पर बात मीडिया में नहीं कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पहली तो बात ये है कि ये एक खातून थी। अब वो बात वही आ गई ना कि सिर्फ मर्द औरतें ही आसानी होती, मर्द भी होते हैं। मर्द भी होते हैं, यहाँ ये बात आई है, तो देखी है मैंने। ये बहुत सारी चीजों पे जगहों पे हो रहा है जो सब ऑर्डिनेट है। अब फर्ज करें किसी स्कूल का प्रिंसिपल है, जी जी मेल है, तो वो किसी खातून वो लेट आती है, अगर ये काम अच्छा नहीं कर रही तो सख्ती तो उसने कर रही है बीइंग हेड। जी जी अब वो खातून वो हरासमेंट की एप्लीकेशन दे दीजिए कि प्रिंसिपल साहब मुझे हरासा कर रहे हैं। वो फिजिकली भी हो सकता है, सेक्सुअली भी हो जी सकता है, जी यानी एलिगेशन। जी तो अब वो प्रिंसिपल साहब तो उनके पास तो कुछ भी नहीं है, सही वो बात है। कैसे कहेंगे कि मेरी तरफ से हाँ बिल्कुल। वो बेशक